हॉस्पिटल के कमरे में इस वक्त अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। साहिल अकेला बेड पर लेटा हुआ था। रात के मुकाबले अब उसकी तबीयत काफी बेहतर लग रही थी। सर पर पतली पट्टी अभी भी थी, लेकिन उसके चेहरे की कमजोरी की जगह फिर वही पुराना रौब लौट आया था। उसके होठों पर हमेशा की तरह हल्की सी तिरछी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दी जाती थी। ऑक्सीजन मास्क अब हट चुका था। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। साहिल ने अपनी ठंडी गहरी निगाहें दरवाजे की तरफ उठाई और अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई। दरवाजे पर चाहत खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा फ्रूट्स का बैग था। आज उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि हल्की सी शर्म, अपनापन, एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे देखकर साहिल की आंखें उसी पर ठहर गई, मानो उसके लिए दुनिया वहीं रुक गई हो। चाहत ने धीरे धीरे मुस्कुराती हुई उसके पास आई, उसने फ्रूट्स टेबल पर रखी और प्यार से बोली, देखो साहिल, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। फिर उसने उसकी तरफ देखा और फिक्र से पूछा, और तुमने नाश्ता कर लिया? लेकिन साहिल ने कुछ जवाब न दिया। वो फिर बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा, ऐसे जैसे उसे अपनी सबसे कीमती चीज वापस मिली हो। उसकी आंखों में इतना गहरा प्यार था कि चाहत ही खुद की नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। कुछ पल बाद साहिल धीरे धीरे उठकर बैठने लगा। ये देखकर चाहत घबरा गई। वो तुरंत उसके पास आई और जल्दी से बोली, अरे साहिल, ये क्या कर रहे हो? तुम अभी उठकर क्यों बैठ रहे हो? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। साहिल ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और फिर अचानक उसने चाहत की कलाई पकड़ ली और एक झटके से उसे अपने बिल्कुल पास बैठा लिया। दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंचों की दूरी थी। साहिल अपनी ठंडी मगर बेहद गहरी आवाज में बोला, रिलैक्स जान, डोंट वरी अबाउट मी सो मच। उसने हल्का सा मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रख दिया। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जब तक मेरी जान मेरे सामने बैठी है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। चाहत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शर्मा कर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और फिर साहिल पीछे दीवार से टिक गया और होठों पर वही शैतानी मुस्कान लिए उसे देखता रहा। उसे चाहत का ये शर्मा जाना बेहद पसंद आ रहा था। कुछ सेकंड बाद साहिल की नजर अचानक चाहत की उंगली पर पड़ी। उसी उंगली पर जहाँ कल कांच लगने से चोट आई थी उसे और बैंडेज बंधी हुई थी। एक पल पहले तक मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा अचानक बिल्कुल सख्त हो गया। उसकी आंखों की नरमी गायब हो चुकी थी। बिना कुछ कहे उसने तुरंत चाहत का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी घायल उंगली को गौर से देखते हुए उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। जान, ये चोट कैसे लगी? चाहत एकदम घबरा गई। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अरे साहिल, कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट है। वो अपना हाथ पीछे छुपाते हुए बोली, ऐसे ही लग गई थी। साहिल की आंखें सिकुड़ गई। उसने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी आवाज और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जान, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि चोट छोटी है या बड़ी। मैंने सिर्फ इतना पूछा है, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कमरे का माहौल एकदम भारी हो चुका था। चाहत ने डरते हुए उसकी आंखों में देखा। वो उससे डरना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इस तरह शांत होकर सवाल करता था, तब उसका ये शांत रूप सबसे ज्यादा खतरनाक लगता था। उसने कांपती आवाज में कहा, वो साहिल कांच लग गया था, बस इतनी सी बात थी, ज्यादा चोट नहीं लगी मुझे। साहिल कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और वापस बेड से टिककर बैठ गया। उसके होठों पर फिर वही टेढ़ी मुस्कान लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी खामोश तूफान साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमे से बोला, दर्द ज्यादा हुआ था? चाहत ने नजरें झुकाकर धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। साहिल हल्का सा हंसा। फिर उसने उसकी घायल उंगली की तरफ देखते हुए आराम से पूछा, अच्छा जान, ये बताओ, तुम्हारे हाथ पर बैंडेज किसने की थी? चाहत ने बिना सोचे अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और जल्दी से बोल पड़ी, अरे ये बैंडेज तो रिश। वो एकदम रुक गई। उसके हाथ वही थम गए और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। साहिल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों की चमक अब किसी अंधेरे साए में बदल चुकी थी। वो बिना पलक झपकाए चाहत को घूरते हुए बेहद ठंडी आवाज में बोला, अब बोलो जान, सुन रहा हूं ना मैं, रुक क्यों गई? चाहत का गला सूख गया। उसने घबराकर अपनी उंगलियां आपस में भींच ली और कांपती आवाज में बोली, वो साहिल, ये ये बैंडेज माँ ने की थी मेरे हाथ पर। कुछ पल तक साहिल बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वो हल्का सा हंस पड़ा। फिर धीरे धीरे उसके पास आया और दोनों हथेलियों में चाहत का मासूम चेहरा भर लिया। ओ जान, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
उसने उसके माथे पर चुपते हुए धीमे से कहा। डोंट वरी। फिर उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, मैं वही साहिल हूँ जिसे अपनी चीजों पर किसी और का नाम, किसी और का हाथ और किसी और का हक बिल्कुल पसंद नहीं। साहिल की आवाज में छुपे जुनून ने चाहत की रूह कपा दी। उसने जल्दी से उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और घबराकर एक कदम पीछे हो गई। साहिल उसे उसी ठंडी नजरों से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला। क्या हुआ जान, लगता है फिर डर गई। चाहत ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोली। न, नहीं, मैं 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 डर नहीं रही थी। वो जल्दी से बात बदलने के लिए टेबल से एक सेब उठाने लगी। उसने चाकू उठाया और धीरे धीरे उसे काटने लगी, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। साहिल ने ये देखा तो मुस्कुराया और अगले ही पल उसने चाहत का हाथ पकड़ लिया और फिर से उसे अपने पास बैठाया। रिलैक्स, घबराओ मत, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है जान। चाहत ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाई। वो बहुत धीरे से बोली। मैं तुमसे डरना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे डरा देते हो। साहिल उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। मेरी जान, तुम काम ही ऐसी करती हो कि फिर मुझे तुम्हें डराना पड़ता है। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आखिर मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। चाहत ने मासूमियत से गर्दन टेढ़ी की। लेकिन मैंने कौन सा झूठ बोला। साहिल उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने उसकी घायल उंगली अपने हाथ में ली और धीमे से बोला। यही झूठ, तुमने कहा ये बैंडेज तुम्हारी माँ ने की है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई। ये बैंडेज तुम्हारी माँ ने नहीं, ऋषि ने की है। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी सांसें जैसे रुक गई। वो हकलाते हुए बोली। लेकिन तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता। साहिल हल्का सा हंसा। ओ जान, इसमें पता करने वाली कौन सी बात है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम चाहे मुझसे 100 झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हारी ये मासूम आंखें ये हर बार सच बोल देती हैं। वो मैंने इसीलिए झूठ बोला क्योंकि अगर मैं बता देती कि बैंडेज ऋषि ने की है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता और तुम बहुत गुस्सा करती। साहिल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर बेहद नरम मुस्कान आ गई। जान, तुम जितना सोचती हो मैं अब उतना भी बुरा नहीं हूँ। चाहत ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। मतलब तुम ऋषि को कुछ नहीं करोगी। साहिल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चाहत, मैं उसे क्यों कुछ करूंगा, उसने बस छोटी सी तुम्हारी मदद की तो की है, बस, और कुछ नहीं। साहिल की बात सुनते ही चाहत का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसे मुस्कुराता देखकर साहिल भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसका अंदाजा चाहत को बिल्कुल नहीं था। वो आराम से पीछे दीवार से टिक गया, टेबल से एक सेब उठाया और चाहत को जुनून से देखते हुए खाने लगा और बिल्कुल सामान्य लहजे में बोला। काश जान, तुमने मुझसे सच कहा होता तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। चाहत उसकी बात समझ नहीं पाई। वो मासूमियत से बोली। क्या मतलब। साहिल तुरंत मुस्कुरा दिया। नथिंग, यू आर तो क्यूट जान। चाहत भी हल्का सा मुस्कुरा दी और नजरें झुका ली, लेकिन जिस वक्त वो मुस्कुरा रही थी उसी वक्त साहिल ने दूसरे हाथ की मुट्ठी इतनी जोर से खींची हुई थी कि उसकी नसें उभर आई थी। उसकी नजर बार बार चाहत की उसी उंगली पर जा रही थी जिसे ऋषि ने छुआ था, जिस पर ऋषि ने अपने हाथों से बैंडेज बांधी थी। साहिल के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके सीने के अंदर जल रही आग हर पल और भड़कती जा रही थी। साहिल कुछ पल तक चुपचाप चाहत को देखता रहा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस इंसान की होती है जिसके लिए मोहब्बत अब जुनून बन चुकी हो। अचानक उसकी नजरें धीरे धीरे कहीं खो गई। उसे पिछली रात का हर एक पल याद आने लगा। हॉस्पिटल का ग्लास डोर, जहाँ बाहर खड़ा ऋषि अंदर उसे और चाहत को देख रहा था, जिसकी आंखों में दर्द था, जिसकी सांसें टूट रही थी और जिसने अपनी आंखों के सामने चाहत को उसके करीब देखा था। हाँ, कल रात साहिल ऋषि को देख चुका था। उसने चाहत के सामने जाहिर नहीं किया था, लेकिन उसके होठों पर धीमी लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई। जब चाहत जा रही थी तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे पास आने को बोला था और चाहत उसके करीब गई भी थी। फिर साहिल ने हल्की मुस्कान के साथ ऋषि की ओर देखा और फिर उसे दिखाने के लिए ही उसने चाहत के माथे को चूमा था। वो दिखाना चाहता था उसे कि चाहत उसकी है। वो अपनी सोच से बाहर आकर मुस्कुराया। मैंने जान पूछकर चाहत के माथे को चूमा था ताकि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सपना टूट जाए। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे सुकून मिला था। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था।
क्योंकि चाहत सिर्फ मेरी है। उसके सामने वही मासूम चाहत खड़ी थी जो बड़े प्यार से सेब काटकर प्लेट में उसकी तरफ बढ़ा रही थी। लो साहिल, चाहत ने मुस्कुराकर कहा। साहिल को सेकंड तक उसकी मुस्कान को देखता रहा, फिर उसने प्लेट लेने के बजाय उसका हाथ पकड़ा और एक झटके से उसने चाहत को अपने ऊपर खींच लिया। चाहत सीधे उसके सीने पर आ गिरी। दोनों के बीच अब सिर्फ सांसों की दूरी बची थी। चाहत की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। साहिल ने अपनी उंगली बहुत प्यार से उसके गाल पर फेरी। जान, अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरी एक चोट तुम्हें इतना बेचैन कर देगी, मेरी एक तकलीफ पर तुम्हारी आंखों में इतने आंसू आएंगे, तो तुम्हारी कसम। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में भी पागलपन छिपा था। मैं खुद को ना जाने कितनी बार जख्मी कर चुका होता, बस इसीलिए, ताकि तुम हर बार तुम इसी तरह मेरे पास भागती हुई आओ, मेरे लिए रो, पूरी दुनिया भूल कर सिर्फ मेरी हो जाओ। चाहत की आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसने घबरा कर सिर हिलाया। साहिल, ऐसा मत कहो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें दर्द हो, तुम्हें चोट लगी या तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी। चाहत की आंखें फिर भर आईं। साहिल बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी हर बात अपने दिल में उतार रहा हो। फिर उसने दोनों हाथों से चाहत का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। आई नो जान, यू आर वेरी नाइस गर्ल, इट्स बिकॉज ऑफ योर इनोसेंस दैट आई लॉस्ट माई हार्ट एवरी सिंगल टाइम। उसने हल्के से उसकी गाल को सहलाया और बेहद धीमी आवाज में बोला। जान, तुम आखिर इतनी प्यारी क्यों हो, इतनी मासूम क्यों हो? तुम्हें देखता हूँ तो दिल करता है तुम्हें इस दुनिया से छीन कर कहीं ऐसी जगह छिपा दूं जहां सिर्फ मैं रहूं और मेरी जान कोई तुम्हें ना देख सके मेरे सिवा। उसकी आवाज अब और गहरी होती जा रही थी। तुम पर सिर्फ मेरा हक हो, तुम्हारी मुस्कान पर, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी धड़कनों पर, यहाँ तक कि तुम्हारी आंखों में आने वाले हर आंसू पर भी। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने नजर उठाकर भी देखा उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल लौट आई। तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत इबादत भी है, जुनून भी और कयामत भी। चाहत की सांसें रुक सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साहिल की बातों पर शर्मा जाए या उससे डर जाए। उसने धीरे से साहिल के हाथों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और नजरें झुकाकर मासूमियत से बोली, साहिल छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। सो व्हाट जान, आने दो। साहिल प्लीज, हम हॉस्पिटल में हैं। साहिल उसके और करीब झुक गया। अब उसकी सांसें चाहत के चेहरे से टकरा रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से बोला। ठीक है, छोड़ देता हूँ, चलो एक शर्त पर। चाहत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम कौन सी शर्त? साहिल मुस्कुराया। कल रात तुमने मुझे जगाने के लिए जो कहा था वही अभी फिर से कहो। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बेहोश थे। साहिल हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में अजीब सी दीवानगी थी। जान, मैं बेहोश था, बहरा नहीं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा कांपता हुआ हाथ, तुम्हारा आई लव यू, सब कुछ मैंने महसूस किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही वही पल फिर से जीने लगा। तुम्हारा हर शब्द अब भी मेरे दिल में धड़क रहा है। जब तुम रोते हुए कह रही थी, साहिल आई लव यू, उस पल मुझे पहली बार जीने की वजह मिली थी। उसने फिर से चाहत की आंखों में देखा। इस बार उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें पागलपन पहले से भी ज्यादा था। जान, मुझे और मत तड़पाओ, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तरस रहा हूँ, तुम्हें पाने के लिए। हर सांस में तुम्हारा नाम लिया है, हर रात तुम्हें सोच कर जागा हूँ। तुम्हें पाने की जिद अब मेरी आदत नहीं, मेरी जिंदगी बन चुकी है। अगर तुम मेरी नहीं हुई। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उतर आई। तो याद रखना, मैं सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। मैं प्यार भी पूरी हद से करता हूँ और इंतजार भी, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत को कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। उसने चाहत का हाथ अपने सीने पर रख दिया, जहां उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तो फिर इस दिल का दूसरा नाम कहर है। चाहत ने पहली बार साहिल की आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि टूटता हुआ दिल, उसका अकेलापन, उसका बेशुमार प्यार और उसका पागलपन साथ देखा था। उसकी आंखें भी नम हो गई। धीरे धीरे उसने अपने दोनों हाथ उठाकर साहिल के गालों को थाम लिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी।
वो उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, साहिल, मैं अब तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ और शायद मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे पा लिया है साहिल, मैं तुम्हारी हो गई हूँ। आई लव यू, आई लव यू साहिल। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही साहिल की आंखें चमक उठी, जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसने चाहत के माथे को अपने माथे से लगा लिया और आंखें बंद करते हुए बहुत धीमे से बोला, अब चैन से सांस ले सकता हूँ। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा सुकून था जो किसी चीज का नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को पा लेना का था। भले ही साहिल का स्वभाव कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, भले ही पूरी दुनिया उसे एक हैवान समझती हो, लेकिन चाहत उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी। वो उसका जुनून थी, उसकी कमजोरी थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसकी सांसों की वजह भी। साहिल की पलकों के किनारों पर नमी उतर आई, उसकी आंखों में खुशी के साथ आंसू चमक उठे। चाहत ने जैसे उसकी आंखों में आंसू देखे वो एकदम घबरा गई। उसने मासूमियत से अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर पूछा, साहिल क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? साहिल हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे उसने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। चाहत बिल्कुल एक मासूम बच्ची की तरह उसके सीने से लगकर सिमट गई। साहिल ने अपनी थोड़ी उसके सर पर टिकाई और बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। तुम नहीं जानती जान, मैं कब से सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। मैं कभी किसी चीज की दुआ नहीं मांगी, बस हर बार तुम्हें मांगा। हर सांस में तुम्हारा नाम लिया, हर रात तुम्हारी याद के साथ सोया, हर सुबह इसी उम्मीद में जागा कि शायद एक दिन तुम खुद कहोगी, आई लव यू साहिल। उसने चाहत को अपनी बाहों में भर लिया। जान, वैसे तो तुम हमेशा से मेरी थी, लेकिन आज आज तुमने खुद अपने दिल से मुझे अपना लिया। अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। आई लव यू सो मच जान। चाहत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसका छोटा सा सर साहिल के सीने पर टिका था। उसे पहली बार साहिल की बाहों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बिना कुछ कहे उसकी शर्ट को हल्के से पकड़ लिया। साहिल के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कान फैल गई। कुछ पल तक दोनों वैसे ही एक दूसरे से लिपटे रहे, ना कोई शब्द ना कोई शिकायत, बस दो धड़कनों की आवाज जो एक दूसरे के बेहद करीब थी। उन दोनों के लिए जैसे उस पल पूरी दुनिया थम गई थी। और फिर तभी अचानक अचानक कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। आवाज सुनते ही चाहत अचानक चौंक कर उससे अलग हो गई। साहिल ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने दरवाजे की तरफ देखा, और अगले ही पल उसके होठों पर एक तिरछी गहरी मुस्कान आ गई। दरवाजे पर लगभग 52 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, बस बर्फ जैसी ठंडी नजरें जो सीधे साहिल पर टिकी हुई थी। उसके पीछे दो लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे। दोनों ने काले कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथों में गन्स थी। कमरे का माहौल एक पल में बदल चुका था। वो आदमी बिना कुछ बोले धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगा। चाहत उसे देखकर अनजाने में डर से भर गई। वो तुरंत साहिल के पास खड़ी हो गई और घबराकर अपनी नजरें नीचे झुका ली। वो जानती थी ये आदमी कौन है। दूसरी तरफ साहिल उसी आदमी को बिना पलक झपकाए घूर रहा था। दोनों की आंखों में जैसे एक खामोश जंग चल रही थी। और फिर साहिल ने चाहत की तरफ देखा और प्यार से बोला, जान, शायद अब तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हारा एग्जाम भी है ना। चाहत ने हल्के से सिर हिलाया। उसने अपना कॉलेज बैग उठाया, फिर साहिल की तरफ देखकर धीमे से बोली, तुम अपना ध्यान रखना। साहिल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन चाहत जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसी समय साहिल ने उसकी कलाई फिर पकड़ ली और उस आदमी को घूर कर बोला, कम हियर जान। चाहत फिर उसके करीब आ गई। क्या हुआ साहिल? साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सामने खड़े उस आदमी पर थी। उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान लौट आई, जैसे वो किसी को बिना एक शब्द बोले वार्निंग दे रहा हो। और अगले ही पल उसने चाहत को हल्के से अपनी तरफ खींचा और पूरे इत्मीनान से उसने उस आदमी के सामने चाहत के माथे को प्यार से चूमा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। उस आदमी की मुट्ठियां कस गई। साहिल ने चाहत का चेहरा दोनों हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखकर बेहद प्यार से कहा, ओके जान, ध्यान से जाना और पहुंचते ही मुझे मैसेज करना। चाहत के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से हम कहा, फिर नजरें झुकाई और बिना एक पल रुके कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बेड पर बैठा साहिल सर पर हाथ और पट्टी बंदी होने के बावजूद उसे पुराने अंदाज में बैठा था।
चेहरे पर वही टेढ़ी खतरनाक मुस्कान और आंखों में ऐसा जुनून जो किसी को भी बेचैन कर दी। उसकी ठंडी नजरें सामने खड़े उस आदमी पर टिकी थी जो उसका बाप था, आशीष मल्होत्रा, किंग ग्रुप का मालिक। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि वहां खड़े गार्ड भी सांस लेने से पहले सोच रहे थे। और फिर आशीष मल्होत्रा धीरे धीरे साहिल की तरफ बढ़े। वो साहिल के बिल्कुल सामने आकर रुके और दांत भींचते हुए ठंडी मगर गुस्से भरी मुस्कान में बोले, आखिर मेरे सामने ये सब हरकतें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? साहिल के होठों पर एक क्लियर स्माइल आ गई। बस यही कि मैं अपनी जान से दीवानगी की हद तक प्यार करता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे चाहने से नहीं रोक सकती। आशीष मल्होत्रा की मुठ्ठियां कस गई। मतलब तुम उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ोगी? साहिल हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में पागलपन साफ सुनाई दे रहा था। पीछा? वो मुस्कुराया। डैड, लोग पीछा किसी अजनबी का करते हैं। वो मेरी सांस है और सांसों का पीछा नहीं छोड़ा जाता। फिर उसने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, सो नेवर। आशीष मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एक कदम और आगे बढ़े। जरा आईने में अपनी शक्ल देखिए। उस लड़की के पीछे भागते भागते अपनी क्या हालत बना ली है तुमने। कहीं से भी साहिल मल्होत्रा नहीं लग रहे हो। साहिल बेफिक्र होकर तकिए से टिक गया। लव इज एक्सपेंसिव डैड। उसने हंसते हुए कहा। थोड़ा बहुत नुकसान तो उठाना ही पड़ता है यार। फिर उसने अपने पिता को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी हंसी दबाते हुए बोला, वैसे मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। आशीष मल्होत्रा, ओनर ऑफ किंग ग्रुप, प्राइड ऑफ दिल्ली, मुझसे मिलने हॉस्पिटल तक चले आए। वो हंस पड़ा। आशीष मल्होत्रा का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने झटके से साहिल का कॉलर पकड़ लिया। जस्ट शट अप। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है, समझे? साहिल ने नीचे अपने कॉलर की तरफ देखा, फिर अपने पिता की तरफ और अचानक जोर से हंस पड़ा। फिर उसने पीछे खड़े गार्ड्स की तरफ देखा। सुना आपने? मिस्टर आशीष मल्होत्रा कह रहे हैं कि उन्हें मेरी फिक्र है। उसने फिर अपने पिता की आंखों में देखते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा। डैड, अब अच्छा मजाक कर लेते हैं। इतना सुनते ही आशीष मल्होत्रा ने उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। साहिल दीवार से टकराया, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए फिर सीधा बैठ गया। उसने आराम से अपना कॉलर ठीक किया और मुस्कुराकर बोला, डैड, अगली बार कॉलर पकड़ने से पहले याद रखिएगा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आशीष मल्होत्रा ने गुस्से में जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और एक लंबा कश लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ साहिल बिल्कुल रिलैक्स बैठा था। वो धीमे धीमे कोई धुन गुनगुना रहा था, मानो कमरे में कोई लड़ाई नहीं बल्कि कॉन्सर्ट चल रहा हो। कुछ पल बाद आशीष मल्होत्रा उसके बेड पर बैठ गए। इस बार उनकी आवाज पहले से नरम थी। साहिल बेटा। साहिल ने गुनगुनाना बंद करके उनकी तरफ देखने लगा। जी डैड। आशीष ने एक गहरी सांस ली और अपने अहंकार को दबाते हुए बोले, देखो बहुत हो गया, वापस मेरे साथ चलो। तुम कब तक अपनी असली पहचान छुपाकर सड़कों पर भटकते रहोगे? तुम कोई आम लड़के नहीं हो। तुम किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, दी साहिल मल्होत्रा, जिसके एक फैसले से करोड़ों के बिजनेस हिल जाता है। और तुम एक लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़े बैठे हो। अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ। कुछ पल तक साहिल बिल्कुल खामोश रहा। फिर उसने खोई हुई नजरों से छत को देखा और धीमे से मुस्कुराया। मैं भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ डैड। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। ये लड़की बस चुकी है। अब मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी चाहत का साहिल हूँ, किंग ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने फिर कहा, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस पैलेस चलूं, सीईओ की कुर्सी संभालूं, देन फाइन, आई एम रेडी। बस एक छोटी सी शर्त है, मेरी जान को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं उसी वक्त आपके साथ चल दूंगा। आशीष मल्होत्रा का चेहरा फिर से सख्त हो गया। वो लगभग चिल्ला पड़ी। नेवर, मैं उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक गरीब घर की लड़की मल्होत्रा खानदान की बहू बने, इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा। साहिल की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। वो खतरनाक आवाज में बोला, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं आप? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो रहा बाहर जाने का रास्ता। इससे पहले मेरा गुस्सा और कंट्रोल से बाहर हो, गेट आउट। आशीष मल्होत्रा भी गुस्से से गरजे। साहिल, बिहेव योरसेल्फ। साहिल ने बिना डरे अपनी उंगली उनकी तरफ उठा दी। टू हेल विद योर मैनर्स एंड टू हेल विद यू। अगर आज के बाद
मेरी चाहत के बारे में एक भी गलत शब्द निकाला तो याद रखिए, मैं आपसे बेटे की तरह नहीं, दुश्मन की तरह बात करूंगा। गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं दिखाई दी। आशीष मल्होत्रा का चेहरा तमतमा उठा। तुम उस लड़की के लिए पागल हो चुके हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसे बात करते हैं बाप से? साहिल बिना डरे उनकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे धीरे बोला, यस, आई एम साइको, कंप्लीटली साइको डैड, लेकिन सिर्फ अपनी चाहत के लिए। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। जिस दिन वो मेरी जिंदगी में आई, उसी दिन मेरा दिमाग खत्म हो गया था। अब मेरे अंदर सिर्फ उसका जुनून बचा है। कमरे में सिर्फ सन्नाटा छा गया। आशीष मल्होत्रा कुछ पल उसे घूरते रहे, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, तभी पीछे से साहिल की आवाज आई, डैड। आशीष मल्होत्रा के कदम रुक गए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिल मुस्कुराया। एक बात याद रखिए, आप माने या ना माने, शादी मेरी सिर्फ चाहत से होगी और आपकी मंजूरी। वो हल्का सा हंसा। साहिल मल्होत्रा के लिए कभी मायने नहीं रखती। उसकी बात पर अब आशीष मल्होत्रा उसकी तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर भी एक खतरनाक मुस्कान थी। ठीक है बेटा, अब देखना मैं उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी से कैसे निकालता हूँ। साहिल इस धमकी पर जरा भी नहीं डरा, बल्कि हंस पड़ा। रियली? वो मुस्कुराया। आपको लगता है मेरे रहते मेरी जान को कोई छू भी सकता है? उसकी आंखें खतरनाक हो गई। डैड, आप भूल रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ। आप चाल चलेंगे तो मैं खेल खत्म कर दूंगा। मेरी चाहत तक पहुंचने से पहले दुनिया को मुझसे गुजरना पड़ेगा। आशीष मल्होत्रा ने आखिरी बार उसे घूरा। वक्त बताएगा कौन जीतता है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे उनके गार्ड भी दोनों चले गए। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। साहिल बेड पर आराम से पीछे टिक गया और अपनी होठों पर वही टेढ़ी मुस्कान लाकर उसने हवा में हाथ हिलाया। बाय बाय डैड, अब आप मुझसे मिलने कभी मत आना। दूसरी तरफ चाहत मुस्कुराते हुए अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त एग्जाम हॉल में बैठी अपना पेपर लिख रही थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। बार बार उसके होठों पर बिना वजह मुस्कान आ जाती और फिर उसे साहिल की बातें याद आने लगती। कल तक जिस लड़के के सामने आते ही उसकी रूह कांप जाती थी, आज उसी से वो अपने दिल की बात कह चुकी थी। उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था और वही बात उसके दिल को बार बार मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मासूम चाहत को लग रहा था अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी दस्तक देना बाकी था। इधर दूसरी तरफ ऋषि का घर। सुबह के 11 बज चुके थे। पूरा घर शांत था। लिविंग एरिया में राधिका जी सोफे पर बैठी थी। उनकी नजरें बार बार दीवार पर लगी घड़ी पर जा रही थी। इतने में अनिका अपने हाथ में कॉफी का मग लिए मुस्कुराती हुई वहां आ गई। वो आराम से सोफे पर बैठ गई और कॉफी की एक चुस्की लेते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगी। लेकिन राधिका जी तो जैसे कहीं खोई हुई थी। उनका पूरा ध्यान सिर्फ घड़ी पर था। अनिका ने मुस्कुराकर पूछा, मामा क्या हुआ, आप उस घड़ी को ऐसे क्यों देख रही हैं? राधिका जी ने कोई जवाब न दिया। अनिका ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मामा सुन भी रही हो? राधिका जी एकदम चौंक गई। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? ये बताइए, उस घड़ी को इतनी देर से घूरने से टाइम जल्दी भागने लगेगा क्या? राधिका जी ने उसे हल्की सी डांट लगाई। चुप करो अनिका, ये मजाक करने का समय नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फिर घड़ी की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब अनिका भी उनकी चिंता समझ चुकी थी। वो उठकर उनके सामने आ गई। प्यार से उनका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, मेरी प्यारी मम्मा, मैं जानती हूँ अब क्यों परेशान हो। आप ऋषि भैया को लेकर परेशान हो ना, कि वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए? राधिका जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, ऋषि कभी इतनी देर तक नहीं सोता। मैं कई बार उसके रूम का दरवाजा खटखटा चुकी हूँ, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। अरे मम्मा, कल पार्टी थी ना, भैया देर रात में घर लौटे थे, थक गए होंगे, इसीलिए अभी तक सो रहे होंगे। लेकिन राधिका जी का मन फिर भी नहीं मान रहा था। नहीं बेटा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मुझे बार बार महसूस हो रहा है कि कल रात ऋषि के साथ कुछ हुआ है। वो हम सबसे बहुत कुछ छिपा रहा है। अनिका कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसने कॉफी का मग हाथ में उठाया और मुस्कुराती हुई बोली, अगर ऐसी बात है तो आप यही बैठिए मम्मा, मैं अभी पता लगा कर आती हूँ कि हमारे ऋषि भैया आखिर क्या कर रहे हैं। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे ऊपर जाते देखकर राधिका जी ने पीछे से आवाज लगाई, अनिका कहाँ जा रही हो? अनिका सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना पीछे मुड़े हंसकर बोली, बस मम्मा 2 मिनट रुकिए, अभी आपके बेटे का सारा राज खोल कर आती हूँ। ये कहकर वो फिर तेजी से ऊपर ऋषि के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि नीचे खड़ी राधिका जी की बेचैनी नजरें अब उसी की ओर टिकी हुई थी।